जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। बैंक पीओ के कुछ प्रीवियस ईयर्स में है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। आप पहला क्वेश्चन देखिए। मेरा कोशिश रहता है कि जो बातें करनी है हम वो लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि क्लासेस लेते वक्त हमें पता है शुरू में हम चाहते नहीं कि कोई हमारा टाइम बर्बाद करे। पूरा क्लास ले लेते हैं, लास्ट में अगर किसी को बात सुनना होगा मेरा तो वो रुकेगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो चला जाएगा। किसी का टाइम बर्बाद तो नहीं होगा ना। तो क्वेश्चन क्या है कि नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर if its foundations were not laid deep in the material prosperity। देखिए यहां पे एक चीज आपको समझना है कि नो कंट्री क्या लिखा है, कोई भी कंट्री नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि वो एक ज्ञान दे रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है कोई। तो इसका मतलब होगा कि वहां पे आप आगे की जितनी सारी वर्ब्स होंगी, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, वो सारे क्या होंगे, प्रेजेंट टेंस के होंगे। तो यहां पे वर्ब दिख रहा है, उसको पहले आपको आर बनाना होगा। अब देख ले आर होगा कीजिएगा क्या है, नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है कि जिस स्थिति में आप हो उसी स्थिति को आगे तक ले जाना। एंड्योर मतलब वैसे तो एक सेंस में एंड्योर मतलब ये होता है कि बर्दाश्त करना भी होता है एक सेंस में कि बर्दाश्त करके चलना, एंड्योर करना, जो स्थिति बुरा स्थिति को बर्दाश्त करना। लेकिन ठीक है, एंड्योर का मतलब यहाँ बुरा स्थिति भी हो सकता है, नॉर्मल स्थिति भी हो सकता है, मतलब जैसा स्थिति है वैसा ही चलते रहना। नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर इफ इट्स फाउंडेशन, अगर उस कंट्री का फाउंडेशंस आर नॉट लेड। ठीक है, नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर इफ इट्स फाउंडेशंस आर नॉट होगा। ठीक है, वहां पे तो ऑप्शन बी में वर्क की जगह आर होगा। अगर उनका फाउंडेशन अच्छा नहीं है मटेरियल प्रोस्पेरिटी में, जो भी है भौतिक समृद्धता अगर अच्छा नहीं है, समृद्धि अच्छा नहीं है, तो कंट्री एंड्योर। सेकंड क्वेश्चन, तो वो कंट्री एंड्योर नहीं करेंगे बहुत लंबे समय तक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वी कैन नॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस टुडे। मेरी आपसे, जैसा कि हमेशा हम बताते आ रहे हैं, आप प्रॉपर टाइम लो, वीडियो पॉज करो, क्योंकि हम अगर पॉज करके इंतजार करेंगे कि हाँ अभी तक आपने बनाया कि नहीं, बेवकूफ़ वाली बात होगी। क्योंकि आपके पास तो वीडियो है, आप पॉज करके इसे आराम से देख सकते हो कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। इसलिए हम कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, तो वी कैन नॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस टुडे अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट गिवन टू अस। मैंने बेवकूफ़ वाली बात वो इसलिए बोली कि अगर हम मान लीजिए छोड़ दें 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही, यहाँ बना आपसे, वो मेरी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, मैं आपको नहीं बोला है। वी कैन नॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस टुडे अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट गिवन टू अस। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अनलेस अंटिल का जो केस होता है, अनलेस अंटिल का जो भी केस होता है, वो कंप्लीट जो क्लॉज रहता है, वो जिस क्लॉज में रहता है वो क्लॉज निगेटिव ऑलरेडी हो गया है, तो डबल निगेटिव बनाने की क्या जरूरत है। मतलब अनलेस अगर आ गया है तो फिर नॉट लगाने की जरूरत क्या है, फिर अंटिल आ गया तो नॉट लगाने की आवश्यकता कुछ आवश्यकता नहीं इसकी। तो ठीक है, वी कैन नॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस टुडे। इसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं इस केस को अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट गिवन टू अस, क्योंकि पूरा डिटेल नहीं दिया गया हम लोगों को। तो अनलेस फुल डिटेल्स आर गिवन टू अस, जब तक हम लोगों को फुल डिटेल नहीं दिया जाता है होगा, यहाँ पे नॉट नहीं होगा। ठीक है, तो अनलेस फुल डिटेल्स आर गिवन टू अस होगा। जब तक हम लोगों को पूरा डिटेल नहीं दिया जाता है हम लोग इस केस को वी कैन नॉट हैंडल, हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। सिंपल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ क्या है कि यहाँ है, देखिए यहाँ पे एक केस है कि कुछ कंडीशंस में मेनी मैन रहता है, मेनी मेन रहता है। मतलब मेनी के बाद जो आता है वो तो प्लूरल होता ही है, क्योंकि मेनी ऑलरेडी प्लूरल के साथ ही चला गया, इसके बाद जो आएगा प्लूरल होगा, तो मेनी मेन होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग, यहाँ मेनी मैन तो होगा नहीं, क्योंकि वो मेनी ऑलरेडी बोल रहा है बहुत सारे। अगर एक बोलना होता तो ए मैन बोलता। तो मेनी मैन अगर रहेगा तो आने वाले ऑक्सिलरी जो भी होंगे, जो भी वर्ब्स होंगे, वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। मतलब यहाँ पे आर लगेगा, और लगेगा, इज नहीं लगेगा। लेकिन यही ऐसा ग्रामर का रूल का, अगर मेनी ए मैन हो गया, सॉरी यहाँ पे तो ए हो जाएगा, तो ये मैन हो जाएगा। समझ रहे हो आप? वहीं पे लिख दिया आपका टाइम बचाने के लिए। देखिए ऐसा हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर मेनी ए मैन है, ये जो अगला क्वेश्चन उसको बता रहे हैं, मेनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, बहुत सारे लोग मेरे अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनी ए मैन हैव बीन नहीं, हैज बीन होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, बताने आपको बताएं, जैसे कि हमेशा ये सिंगुलर वर्ब को ही लेगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, द मैन इज ए सोशल एनिमल। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बैंक पीओ का प्रीवियस ईयर क्या है कि द मैन इज ए सोशल एनिमल। बढ़िया है। यहां पे देखिए जो द दिख रहा है ना आपको, वो क्या है, सुपरफ्लस है। द मैन इज ए सोशल एनिमल में जो द दिख रहा है वो क्या है, सुपरफ्लस है। द इसलिए है कि द का मतलब हो गया कि वो आदमी, द मैन इज ए सोशल एनिमल। यहां पे द मैन नहीं होगा, मैन हो सकता है। मैन इज ए सोशल एनिमल होगा, मैन इज ए सोशल एनिमल, या फिर ए मैन नहीं, ए नहीं, ए मैन, सिर्फ मैन ठीक रहेगा। यहाँ पे द होगा नहीं, सिर्फ मैन होगा। मैन इज ए सोशल एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि ही इज ए मैसन हु बिल्ट अ हाउस। क्वेश्चन क्या है, ही इज ए मैसन
क्या लिखा है कि ही इज ए मेसन हु बिल्ट माई हाउस, कि ये वही आदमी है जिसने हमारा घर बनाया था। राजमिस्त्री को बोलते हैं मेसन, मेसन बोलो, ऐसे तो जनरली मेसन ही है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो ही इज ए मेसन हु बिल्ट माई हाउस। तो देखिए यही वो मेसन है। तो ए मेसन का मतलब आ गया कि ए मेसन जब आ गया तो इसका मतलब हो गया कोई भी एक मेसन। जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल में बताया है कि ए मेसन का मतलब कोई भी एक मेसन, कोई स्पेशली तो बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं, तो ही इज द मेसन होगा। ठीक है, एक के बदले क्या होगा, द होगा, कि ही इज द मेसन हु बिल्ट माई हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि ही लव हिज ब्रदर एंड हिज ब्रदर ऑल्सो लव्ड हिम। वीडियो पॉज करें या बनाने की कोशिश करें कि ही लव हिज ब्रदर एंड हिज ब्रदर ऑल्सो लव्ड हिम। देखिए कि पहली बात कि ही के बाद लव आया, वही आपको दिखना चाहिए कि ही अगर लव्ड रहता तो एक बात बनती, ही के बाद लव कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं। ही लव्स आएगा या फिर ही लव्ड आएगा, ऐसा कर कुछ हुआ ना, क्योंकि ही के बाद लव तो आएगा ही नहीं। कि ही लव हिज ब्रदर एंड हिज ब्रदर ऑल्सो लव्ड हिम, तो यहाँ पे क्या होगा कि ही लव्ड हिज ब्रदर एंड हिज ब्रदर ऑल्सो लव्ड हिम। लव्ड आप ले लीजिए, लव्स आप भी लेंगे कि ही लव्स, वो प्यार करता है अपने भाई को, एंड हिज ब्रदर ऑल्सो लव्ड हिम है। तो लव्ड मतलब क्या है, वहां पे पास्ट टेंस दिखा रहा है लास्ट में, इसलिए आप ही लव्स नहीं लिख सकते हैं, वहां पे आपको लव्ड ही लिखना होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ही लव्स तो हो सकता था, लेकिन यहां पे नहीं होगा इस केस में। अगला क्वेश्चन देखें आप कि लिखा है कि माई सेल्फ एंड राम विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे। माई सेल्फ एंड राम विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे। पहली बात, माई सेल्फ का यूज तो यहाँ पे बेकार है, सुपरफ्लस है। देखिए माई सेल्फ का यूज तो यहाँ पे करना ही नहीं है, वो अपने बारे में कहना चाहता है। तो अगर ऐसे रहता कि आई एंड राम, अगर ऐसे रहता कि आई एंड राम, तो आप फिर बताइए कि तब क्या होता, सही होता कि गलती होता। आप इस केस में बनाने की कोशिश, अगर ऐसा रहता कि आई एंड राम विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे, चूंकि माई सेल्फ एंड राम मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि प्रीवियस ईयर का है, तो एज इट इज मैंने लिख दिया। लेकिन अगर सोचिए ऐसे रहता कि आई एंड राम, इस केस में क्या होता। देखिए वैसे आप इसको सही बोले तो वैसे बोल सकते हैं, लेकिन आप रूल के हिसाब से चलेंगे तो रूल, ग्रामर का रूल में क्या होता है कि 2 3 1 का जो फॉलो किया जाता है, कभी भी 2 3 1 वाले हम लोग जो है पर्सन ऐसे ही फॉलो किए जाते हैं। जैसे 2 का मतलब होगा कि यू, 2 का मतलब मेरा है कि यू, और 3 का मतलब है कि कोई नाम, जैसे राम, अभिषेक, कुछ भी, लक्ष्मण वगैरह वगैरह, और 1 का मतलब मैं खुद, मतलब आई वी वगैरह खुद। तो 2 3 1 का रूल फॉलो किया जाता है। तो इसमें कुछ ज्यादा ही नहीं होगा कॉम्प्लिकेटेड। खैर यहाँ पे आई एंड राम है, आप समझ पा रहे होंगे। तो आई एंड राम है, तो यहाँ पे 2 क्या है, ये तो 3 है और ये 1 है, 2 तो इसमें है ही नहीं, यू तो है ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कैसे होगा कि राम एंड आई होगा। ठीक है, राम एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे। अच्छा एक बात और आप बता दें, वैसे हम बता देते हैं, लेकिन इससे तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बता देते हैं कि देखिए यहां पे आप ऐसा ना सोचें कि राम एंड मी क्यों नहीं हुआ, राम एंड आई क्यों हुआ, राम एंड मी क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि मी इज गोइंग। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं कि मी इज गोइंग, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं कि राम एंड मी विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे। आपको खुद समझ में आ रहा है कि ये गलती है, यहां पे आपको लिखना होगा कि आई एम गोइंग। बस वही बात है, कभी भी जो ये ऑब्जेक्टिव केसेस है, मी हो गया वगैरह वगैरह, उनको हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑलरेडी लिखा होगा कि वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट कैसे बना लेंगे, तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट में होगा। ऐसा राम एंड मी हो सकता है, लेकिन किस केस में होगा, जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे कि दे स्टार्टेड लाफिंग एट राम एंड मी, दे स्टार्टेड लाफिंग एट राम एंड मी, वहां पे राम एंड मी होगा, राम एंड आई नहीं होगा। आशा करता आप समझ पा रहे हो, क्योंकि वो लास्ट में आया, वो ऑब्जेक्ट बन गया है, वहां पे राम एंड मी होगा। ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके बताइए करिए कि आपको समझ में आ रहा है, हमको भी पता चलेगा कि व्हाट यू विल थिंक इफ स्कूल बॉयज मेक फन ऑफ यू, व्हाट यू विल थिंक इफ स्कूल बॉयज मेक फन ऑफ यू। यहां पे लास्ट में देखेंगे आप कि दिया गया क्वेश्चन मार्क दिया गया, इसका मतलब है कि व्हाट यू विल थिंक इफ स्कूल बॉयज मेक फन ऑफ यू। यहां पे तो क्वेश्चन मार्क दे दिया, लेकिन पढ़ के सेंटेंस लग रहा है कि कोई क्वेश्चन मार्क वाला बात है, लग ही नहीं रहा है। इसलिए व्हाट विल यू थिंक होगा, ना कि व्हाट यू विल थिंक होगा। मतलब विल पहले आएगा, विल यू। अगला क्वेश्चन आप देखें कि आई कैन नॉट मेक फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग। यहां पे देखिए मेक फ्रॉम का सेंस ही नहीं है। मेक फ्रॉम का मतलब तो ऐसे जनरली हम लोग यूज करते हैं किसी चीज से, कोई भी चीज से कोई चीज बना हो तो मेक फ्रॉम का यूज तो यहाँ पे कोई मतलब इसका कोई क्या बोलते हैं, इसका मतलब ही नहीं बनता है मेक फ्रॉम का। मेक आउट हो सकता है, क्योंकि मेक आउट का मतलब होता है समझना। मतलब मैं नहीं समझ सकता हूं व्हाट यू आर सेइंग, तुम क्या बोल रहे हो, मैं नहीं समझ सकता हूं तुम क्या बोल रहे हो। आई कैन नॉट
मेक आउट व्हाट यू आर सेइंग। तो मेक आउट का मतलब होता है कि हाँ समझना, तो मेक आउट होता तो सही रहता, तो गलती तो वही है। लेकिन आपके लिए हम क्या ही बोले, कमेंट भी आप करोगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, लेकिन आप कमेंट कर सकते हो कि मेक आउट का मतलब एक और होता है, समझना तो होता ही है, लेकिन स्लैंग में आप सर्च करके लिखना, क्योंकि हम यहाँ बता देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। आई कैन नॉट मेक आउट, तो मेकिंग आउट का मतलब एक बताइएगा आप स्लैंग में इसका मतलब क्या होता है, सर्च करके आप देखिएगा। हम बताएंगे तो फिर आप बोलोगे सर ज्यादा हो गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। क्या है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, आपको बता दें जो भी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, जैसे ये लुक फॉरवर्ड टू है, लुक फॉरवर्ड टू, ये कंप्लीट साथ में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि लुकिंग फॉरवर्ड मीट यू सून नहीं होगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू तो होगा ही होगा। ये तीनों क्या है, फ्रेजल वर्ब है, तो तीनों एक साथ ही रहेंगी जब रहेंगी। अब बात को समझो, यहां हम समझाना ये चाहते हैं कि जब भी ऐसे शब्द आएंगे उसके बाद अगर कोई वर्ब आया तो वर्ब क्या होगा, वो आईएनजी फॉर्म में होगा, ऐसे मीटिंग होगा, ठीक है। तो लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग होगा, ना कि लुक फॉरवर्ड टू मीट होगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड अगर ऐसे भी रहता है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून नहीं होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून होगा, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। ये लेक्चर खत्म हुआ, तो अच्छा है तो क्लास से जा सकते हैं, अच्छा है तो आपके लिए एक वर्ड है, हम आपको बता देते हैं। लास्ट वाला आंसर क्या बताया कि मीटिंग यूज होगा। आपके लिए एक जाने से पहले एक शब्द छोड़ जाते हैं, शब्द है हमारा स्पेशल वर्ड। हमको अच्छा लगता है आपको लास्ट में एक शब्द पे छोड़ जाने के लिए। इस शब्द से आप कुछ अपने एग्जांपल्स बनाइए और हमें कमेंट करिए। वैसे आपको हम मतलब बताते हैं, देखिए दिखने में क्या लग रहा है, दिखने में लग रहा है ना कि फॉर मतलब के लिए, गुड मतलब अच्छा, मतलब अच्छा के लिए, जो होगा अच्छा के लिए होगा। नहीं, देखिए फॉर गुड का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। क्या होता है, हमेशा के लिए। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। जैसे मान लीजिए कि है कि ही इज, शी इज हगिंग हिम फॉर गुड, वो उसे, शी इज हगिंग, हाँ सही बोल रहे हैं ना, शी इज हगिंग हिम फॉर गुड, मतलब वो उसे हमेशा के लिए गला मिल रही है। ये इम्पॉसिबल है ना, चलिए हटाइए, लिख देते हैं कि सी इज लिविंग हिम फॉर गुड। अब सही हो गया कि सी इज लिविंग हिम फॉर गुड, वो उसे हमेशा के लिए छोड़ रही है। तो फॉर गुड का मतलब क्या हुआ, हमेशा के लिए होगा। आप इस बात को याद रखें, ऐसा ना सोचिए कि फॉर गुड का मतलब होता है अच्छा के लिए, हमेशा के लिए होता है। अगर ऐसा लिखा है कि सी इज लिविंग हर, सी इज लिविंग हिम फॉर गुड, मतलब वो हमेशा के लिए उसे छोड़ रही है, ठीक है। तो ये आज का हमारा फेवरेट शब्द है। और शब्द से याद आया कि ये शब्द से एक शायरी पे आपको छोड़ जाते हैं। शायरी वैसे तो हमारा ही है कि शब्द अल्फाज जुबानी सुना रहे हैं, कि शब्द अल्फाज जुबानी सुना रहे हैं, जिनके किस्से तक नहीं है वो भी अपनी कहानी सुना रहे हैं। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।